इस फिल्म की शुरुआत होती है टोबिन फ्रोस्ट नाम के एक सीआईए एजेंट से, जो अभी भी सीआईए के लिए एक एक्टिव एजेंट था। उसने सीआईए के अंदर 27 साल काम किया, लेकिन आज उसका 12 साल पुराना दोस्त उसे मिलने के लिए एक होटल के अंदर बुलाता है। टोबिन जैसे ही अंदर गया तो अपने पुराने दोस्त माइकल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन माइकल ने कहा ये लो आज रेड वाइन पियो। दोस्तों टोबिन माइकल के इस बिहेवियर से तुरंत ही समझ जाता है कि माइकल ने आज उसे कोई टॉप सीक्रेट बताने के लिए यहाँ पे बुलाया। टोबिन कहता है माइकल आज से पहले तुमने मुझे रेड वाइन कभी नहीं पिलाई और हमें भी पता है कि रेड वाइन का मतलब क्या है, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। जिस पर माइकल तुरंत ही टोबिन को एक खास बारीक सी चिप दे के कहने लगा देखो इस चिप के अंदर सीआईए के राज दफन है, ऐसे राज जिन्हें मैं संभाल नहीं सकता। टोबिन एक तुम ही ऐसे हो जो इतने बड़े काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसलिए आज के बाद मुझे कभी मत मिलना। दोस्तों वो सारे राज एक बारीक से कैप्सूल के अंदर छुपे होती है। टोबिन ने तुरंत ही वो कैप्सूल लिया और वॉशरूम के अंदर जाके अपने पेट को काट कर उसके अंदर कैप्सूल को इंजेक्ट कर लेता है, ताकि अगर कोई भी उस कैप्सूल को लेने आए तो उसे कैप्सूल मिल ना पाए। दोस्तों उसका शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वहाँ पर तुरंत ही एक सीआईए के एजेंट आया जिसने टोबिन का पीछा करते हुए वॉशरूम का डोर ओपन किया, लेकिन वहाँ अंदर टोबिन मौजूद नहीं होता। वो जैसे ही बाहर आने लगा तो टोबिन ने पीछे से उस पर वार करके उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जान से मार गिराया। फिर अगले ही पल हम देखते हैं टोबिन जैसे ही गेटअप किए हुए एक आदमी को, जिसे टोबिन ने ही पैसे देके अपने कपड़े उसे पहना दिए थे। उस आदमी को तो कुछ नहीं पता था कि टोबिन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टोबिन को बहुत अच्छे तरह से पता होता है कि अब सब लोग उसकी जान के पीछे पड़ने वाले हैं। इसीलिए वो आदमी जिसने टोबिन जैसा गेटअप कर रखा था, वो जैसे ही होटल से बाहर आया तो किसी स्नाइपर ने उस पर शूट करके उसे जान से मार डाला, जिसे देखकर वहाँ पर लोगों के अंदर हड़बड़ी मच जाती है। या दूसरी तरफ हमने देखा टोबिन को जो माइकल को लेकर अब पीछे वाले रास्ते से बाहर आने लगता है। उन्हें जैसे ही कंफर्म हुआ कि अब यहाँ पर खतरा मौजूद नहीं है, इसीलिए वो एक कार के अंदर बैठे और होटल से दूर जाने लगे, लेकिन रास्ते के अंदर ही किसी ने माइकल के सर पे शूट करके माइकल को जान से मार डाला। ये देखकर टोबिन तुरंत ही कार से अंदर निकला और वहाँ से दूर जाने लगा, लेकिन दोस्तों वो लोग जिन्होंने माइकल और उस आदमी को मारा था वो टोबिन के पीछे पड़े होते हैं। जैसा कि टोबिन को पता था कि अब उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो सीआईए वाले किसी भी हद तक जाकर टोबिन को जान से मरवाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लेंगे। टोबिन के पास जाने के लिए कोई घर नहीं होता और तो और अब तो उसे सीआईए पर भी भरोसा नहीं रहा, जिसमें उसने जिंदगी के 25 साल गुजार दिए। लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे चारों तरफ से किलर्स उसे घेरना स्टार्ट कर चुके हैं। टोबिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा और सबसे गंभीर कदम उठाता है, वो ये कि टोबिन ने तुरंत ही अपने आप को सीआईए के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये किलर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। टोबिन सिक्योरिटी गार्ड को कहता है मेरा नाम है टोबिन फ्रोस्ट और मैं अभी अभी एक आदमी को मार के आया हूँ, इसलिए मुझे तुरंत ही हिरासत में ले लो। यहाँ हम देखते हैं सीआईए के ऑफिस का सीन, जहाँ पर मेन कंट्रोल रूम के अंदर कैथरीन नाम की सीआईए हेड तुरंत से अपनी टीम को भेजती है ताकि वो टोबिन फ्रोस्ट को लेकर सेफ हाउस के अंदर चले जाए। जी हाँ दोस्तों, सेफ हाउस एक ऐसा हाउस होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक मैटर्स पर बात की जाती है। कैथरीन तुरंत ही अपने कोलीग बार्लो के पास आई और उसे कहने लगी कि हमें तुरंत ही सीआईए के डेप्यूटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मामला काफी ज्यादा सीरियस है। हमारे अभी अभी एक एजेंट ने पुलिस स्टेशन के पास जाकर अपने आप को किलर घोषित कर दिया है और उसने ऐसा क्यों किया है इस बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों सीआईए के अंदर जो कोई भी गद्दार था उसे ये नहीं पता था कि टोबिन फ्रोस्ट ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि टोबिन के पास उनकी लीक हुई इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए टोबिन का जिंदा रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। तभी वहाँ पर सीआईए के डेप्यूटी आए जिनका नाम होता है सैमुअल। सैमुअल तुरंत ही कैथरीन को कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी टीम को कहो कि टोबिन फ्रोस्ट से हर तरह की इंफॉर्मेशन को निकाल लो। दोस्तों यहाँ पे देखने को तो ऐसा लग रहा था कि डेप्यूटी ही गद्दार है और उस कैप्सूल के अंदर डेप्यूटी के बारे में ही कुछ न कुछ ऐसा है जो कैप्सूल टोबिन के पास होता है। फिर वहाँ से सीन कट हुआ और हम देखते हैं मैट नाम के एक आदमी को जो सीआईए का एजेंट था और वो सेफ हाउस की निगरानी किया करता है। मैट को तुरंत ही बार्लो का फोन आता है, जहाँ पे बार्लो ने कहा हम 6 घंटे के अंदर एक प्राइम सस्पेक्ट को तुम्हारे सेफ हाउस के अंदर लाने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि सभी के सभी चीजें अपनी अपनी पोजीशन पे हो। मैट ने कहा सर आप तो मुझे तभी फोन करते हो जब कोई ना कोई इमरजेंसी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड के अंदर बाकी के सीआईए एजेंट्स के साथ वर्क करूँ। आपने मुझे पिछले 2 सालों से इस काल कोठरी के अंदर बंद कर रखा है, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। जिस पर बार्लो कहते हैं देखो फिलहाल ये जो मसला है ना काफी ज्यादा गंभीर है, तो तुम्हारी जो भी कंप्लेंट्स होगी उन्हें मैं बाद में सुनूंगा। तभी हमें पता चला कि मैट ने अपनी बीवी से वादा कर रखा था कि मैट अपनी बीवी एना को लेकर छुट्टियां बिताने के लिए जर्मनी जाएगा। दोस्तों एना को मैट ने बिल्कुल नहीं बताया होता कि मैट एक सीआईए एजेंट है। एना की नजरों में मैट सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं टोबिन फ्रोस्ट को, जहाँ पे कैथरीन की टीम टोबिन फ्रोस्ट को हाई सिक्योरिटी के साथ मैट के सेफ हाउस के अंदर ले आती है और उसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। वो टोबिन से पूछते हैं टोबिन एक खूनी जिसने जितने मर्जी खून किए हो वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता, और तुमने तो आज तक जितने भी खून किए वो इस देश के लिए किए, तो फिर अपने आप को तुम डेंजर में क्यों डाल रहे हो। जिस पर टोबिन हंस के जवाब
देता है, मेरी जान है तो मेरी मर्जी, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँ। तभी उनकी टीम का हेड कहने लगा, देखो टोबिन, तुम काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड एजेंट हो और मेरी नजरों से देखो तो तुम तो एक चलते फिरते लेजेंड हो, तो प्लीज बता दो कि ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। मगर टोबिन हंस के जवाब देता है, लेजेंड किसी को कुछ नहीं बताते, ये सब कुछ साथ ही खड़ा हुआ मैट भी देख रहा होता है। तभी उनके सामने ही वो टोबिन के ऊपर एक टॉवल रखकर उस पर पानी गिरा के टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। आधा पौना घंटा टॉर्चर करने के बावजूद भी टोबिन टस से मस नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलता। सीआईए के सभी हरबे नाकाम रहते हैं। वो सोच रहे थे कि अब हमें करना क्या चाहिए कि इतने में वहाँ पर फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये फायरिंग हो कहाँ से रही है, लेकिन तभी सेफ हाउस की पावर भी कट हो गई और बैकअप जनरेटर्स चालू हो गए। सीआईए के सभी एजेंट्स हर जगह फैल जाते हैं, लेकिन तभी मेन डोर पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे वहाँ पर मौजूद सभी एजेंट्स एक मर्तबा तो हिल गए। अगले ही पल कुछ लोग सेफ हाउस के अंदर आकर 3 एजेंट्स को पलक झपकते ही मार गिराते हैं। अंदर बैठा हुआ टोबिन भी ये सब कुछ सुन रहा था। सीआईए के एजेंट्स ने उन सभी आतंकवादियों से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक एक करके सभी सीआईए एजेंट्स को जान से मार डाला। यहाँ टोबिन मैट को कहता है, देखो मैट, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम सिर्फ अपना काम करो और तुम्हें पता है ना कि प्रोटोकॉल क्या है। अगर सेफ हाउस पे अटैक हो और प्राइम सस्पेक्ट सेफ हाउस के अंदर हो तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकाल कर किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। जिस पर पहले तो मैट टोबिन को चुप रहने का कहकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि टीम का लीडर भी मारा जा चुका है तो मैट ने बिना वक्त जाया किए ही टोबिन को लिया और पीछे के दरवाजे से वहाँ से बाहर निकल गया। मैट ने तुरंत ही गन दिखाकर एक आदमी की कार को अपने अंडर ले लिया और टोबिन को कहने लगा, चलो जल्दी से अब डिग्गी के अंदर चले जाओ। टोबिन ने कहा, ये अच्छा आइडिया नहीं है। जिस पर मैट गुस्से से कहता है, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी, चुपचाप अंदर जाओ। टोबिन को भी पता था कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा वरना हम यहीं पे मारे जाएंगे, इसलिए टोबिन तुरंत ही डिग्गी के अंदर चला जाता है और मैट उस कार को पूरी तेजी से यहाँ वहाँ भगाने लगा। लेकिन वो किलर्स भी मैट की कार को देखकर उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। मैट ने तुरंत ही सीआईए के अंदर फोन लगाया, जहाँ पे मैट कहता है, देखिए हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, सीआईए के सभी एजेंट्स मारे जा चुके हैं और टोबिन फ्रोस्ट मेरे कब्जे में है, मैं उसे लेकर पास ही के सेफ हाउस के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन तभी बार्लो ने कहा, देखो मैट, अगर तुम दूसरे सेफ हाउस के अंदर गए तो हो सकता है वहाँ पर भी वही किलर्स मौजूद हो, तो ऐसा करो, उन सबसे पीछा छुड़वा कर टोबिन को लेकर फिलहाल किसी सिविलियन के घर चले जाओ, जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो हम तुम्हारे लिए एक बैकअप टीम भेज देंगे। इतना कहते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। तभी हम देखते हैं मैट को, जिसके पीछे अब किलर्स काफी करीब आ चुके थे। उन्होंने दोनों तरफ से मैट की कार पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी, लेकिन मैट काफी अच्छा ड्राइवर होता है। उसने उन दोनों में से एक कार को चकमा दिया और बची हुई कार को उसने क्रैश करवा दिया, जिससे अब वो किलर्स चाहकर भी मैट का पीछा नहीं कर पाए और मैट टोबिन को लेकर उनकी नाक के नीचे से ही वहाँ से निकल जाता है। मैट ने तुरंत ही अपनी कार को बदला और टोबिन को ड्राइविंग करने का कहा। मैट कहता है, देखो मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए तभी अच्छा होगा जब तुम मेरी हर बात मानोगे। लेकिन टोबिन कहने लगा, बच्चे तुम कुछ नहीं जानते। मैट कहता है, मैं जानना भी नहीं चाहता। टोबिन ने कहा, जिस सीआईए के लिए तुम अपनी जान देने को भी राजी हो ना, वही सीआईए तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, इसलिए अच्छा यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। मैट ने कहा, अगर तुम गद्दार हो तो तुम सबको गद्दार क्यों समझते हो? जिस पर अब आखिरकार टोबिन मैट को सब कुछ सच सच बताई देता है। टोबिन ने कहा, मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर सीआईए में जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं ना, उन सब की डिटेल्स मौजूद है। अगर तुमने मेरी मदद की तो हम उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, जहाँ पर उन सभी ऑफिसर्स को जेल हो जाएगी और सीआईए फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैट कहता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? जो मुंह में आया बोले जा रहे हो, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाओ और अगर ज्यादा बकबक की तो ये गोली मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। अगले ही पल मैट वैसा ही करता है जैसा उसे सीआईए ने करने को कहा था। मैट टोबिन फ्रोस्ट को एक सिविलियन के घर के अंदर ले आया और उसे एक जगह बांधकर तुरंत ही अपनी बीवी एना को फोन करता है। वो कहता है, एना मुझे माफ करना, मैं काफी देर से तुम्हें फोन नहीं कर पाया। जिस पर एना ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैट कहता है, हाँ ठीक हूँ, बस जरा सी चोट लगी है। ये सुनते ही एना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों की बातें अंदर बैठा हुआ टोबिन भी सुन रहा होता है। मैट ने कहा, देखो एना, मैं चाहता हूँ कि तुम घर की हर एक एंट्रेंस को लॉक कर दो। जिस पर एना कहती है, क्यों, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैट ने कहा, ज्यादा कुछ बताने का टाइम नहीं है, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, फिलहाल इतना करो, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहते ही मैट ने फोन को बंद कर दिया। फिर मैट टोबिन के पास आ जाता है। टोबिन कहता है, लगता है तुमने अभी तक अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि तुम एक सीआईए एजेंट हो। मैंने सीआईए ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही अपनी बीवी को बता दिया था। टोबिन कहता है, तुम मेरा यकीन मानो, तुम्हें मुझसे जरा सा भी खतरा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही खतरा है और वो है सीआईए। जिस पर गाइस अब तक मैट को टोबिन की एक बात पर भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो तुरंत ही सीआईए के अंदर फोन लगाता है, जहाँ पे बार्लो ने कहा, मैट अपना स्टेटस बताओ। मैट कहता है, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास टोबिन सही सलामत मौजूद है। वो किसी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। बार्लो ने कहा, कौन सी फाइल? दोस्तों यहाँ पे मैट एक अक्लमंदी करता है। मैट अभी सीआईए को नहीं
नहीं बताता कि टोबिन ने उससे कहा है कि फाइल के अंदर सीआईए की इंफॉर्मेशन है। मैट ने कहा पता नहीं, उसने सिर्फ फाइल का जिक्र किया था। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद कैथरीन बार्लो और डेप्यूटी सैमुअल काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, मानो जैसे कि वो तीनों के तीनों करप्ट हो और उन्हीं की इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर मौजूद हो। बार्लो ने कहा देखो मैथ्यू, हार्बिंजर स्टेडियम के अंदर जाओ, एटीएम से कुछ पैसे निकालना, वहीं पर हम तुम्हें एक बैग देंगे, उस बैग के अंदर जीपीएस ट्रैकर होगा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, उस बैग को अपने पास रख लेना। और याद रहे हम अभी बैकअप यूनिट नहीं भेज सकते क्योंकि हमें पता चला है कि सीआईए के अंदर सिक्योरिटी पर कम्प्रोमाइज हुआ है, इसीलिए फिलहाल तुम्हें कुछ दिन टोबिन के साथ ही गुजारने होंगे। इतना कहते ही सीआईए वालों ने फोन कट कर दिया। अब जैसे कि सीआईए ने कहा था, मैट टोबिन को लेकर हार्बिंजर स्टेडियम चला जाता है जहाँ पर अब एक फुटबॉल मैच जोरों शोरों से चालू था। मैट ने तुरंत ही लॉकर के अंदर से सीआईए का जीपीएस निकाल कर अपने बैग में रखा और टोबिन को अपने साथ वापस ले जाने लगा। लेकिन टोबिन वहाँ पर एक चाल चलता है। टोबिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है देखो इसने मुझे बंदी बना रखा है और ये एक मर्डर है, इसलिए प्लीज मेरी जान को खतरा है और मुझे इससे बचा लीजिए। ये देखते ही सिक्योरिटी वाले तुरंत ही मैट पर गन पॉइंट कर देते हैं। मैट ने कहा मैं एक अंडरकवर सीआईए एजेंट हूँ और ये आदमी टोबिन फ्रोस्ट एक किलर है, इसलिए मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स मैट की एक नहीं सुनते और उन दोनों को पकड़कर अपनी निगरानी में ले आते हैं। जहाँ आते ही मैट ने कहा चाहे तो मैं आपकी सीआईए से बात करवा सकता हूँ। उनकी बातचीत के दौरान ही मैट एक सिक्योरिटी कैमरा पर देखता है जहाँ पे उसे पता चला कि टोबिन फ्रोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग चुका है, इसीलिए उन सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को टोबिन के पीछे भेज देता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए मैट ने उन दोनों पर हमला किया और उन्हें मारकर अपने आप को भी फ्री करवा लिया। यहाँ हम देखते हैं टोबिन को जिसने उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म को चुराया और उसे पहनकर स्टेडियम से बाहर निकलने लगा। लेकिन वक्त रहते मैट उसे देख लेता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी मैट को देखकर उसे गन फेंकने का कह दिया, जिस वजह से मैट वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड मैट पर लगातार फायरिंग ही किया जा रहा था, जिस वजह से एक गोली वहाँ पर मौजूद एक आदमी को लग जाती है। मैट को ये देखकर काफी गुस्सा आया तो उसने तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड पर 3 बुलेट्स फायर कर दी, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर मारा जाता है। अब मैट तुरंत ही अपने बैग को लेकर टोबिन फ्रोस्ट के पीछे निकल गया। कुछ ही देर भागने के बाद उसे टोबिन फ्रोस्ट दिख जाता है जो अब एक सुनसान से सबवे के अंदर गया था। मैट जैसे उसके पीछे गया तो टोबिन ने उसे पीछे से हमला करके नीचे गिरा दिया। मैट कहता है टोबिन ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? टोबिन ने कहा मैं अभी चाहूँ तो मैं जान से मार सकता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं किलर जरूर हूँ लेकिन सीआईए जैसा जालिम नहीं। लेकिन टोबिन को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, जिस वजह से उसने मैट के कान के ठीक साथ ही फायर कर दिया, जिससे मैट काफी डर जाता है। मैट जैसे ही होश में आया तो उसने देखा कि टोबिन यहाँ से जा चुके हैं। उसने तुरंत ही अपने हाथ मुंह धोए और रेडी होकर टोबिन को ढूंढने के लिए उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि टोबिन ने मैट के कान के पास फायर करने से पहले कहा था मैं अलेजांद्रो टाउन के अंदर मिलूंगा। लेकिन मैट को ये समझ नहीं आती कि आखिर टोबिन उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। पहले उसने फाइल के बारे में बताया और अब उसे अलेजांद्रो टाउन के बारे में। इसलिए मैट तुरंत ही सीआईए के अंदर फोन लगाता है। मैट ने कहा मुझे माफ कीजिए, टोबिन मेरी निगरानी से भाग चुका है। जिस पर बार्लो काफी ज्यादा गुस्से में आके मैट को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर मौजूद कैथरीन कहने लगी मैट तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम इस काम के लिए नहीं बने, इसलिए अब जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ। जहाँ पर मैट कहता है देखिए मैम मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे पता है कि टोबिन कहाँ जा रहा है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टोबिन को पकड़ लूं। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं टोबिन को जब एक वॉशरूम के अंदर एक ब्लेड की मदद से अपने अंदर इंजेक्ट किए हुए कैप्सूल को बाहर निकालता है। टोबिन ने उस कैप्सूल के इर्द गिर्द एक टिश्यू पेपर को रैप कर दिया और उसे अपने पास सेव कर लिया। उसने अपने बाल काटे और रेडी होकर अलेजांद्रो टाउन के अंदर आ जाता है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं मैट को जब फाइनली अपनी बीवी एना से मिल चुका था। वो एना को कहता है एना देखो मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, प्लीज उसे ठंडे दिमाग से सुनना। एना ने आज से पहले कभी भी मैट को इतना ज्यादा घबराया हुआ नहीं देखा था। मैट कहता है एना मैं सीआईए के लिए काम करता हूँ और आज एक काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये सुनते ही एना काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि एना को पता था कि सीआईए के अंदर गड़बड़ होना मतलब जान की बाजी लगाना है। इसलिए एना कहती है चलो चुपचाप हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैट ने कहा ये इम्पॉसिबल है, सीआईए वाले हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे, इसलिए ये लो कुछ पैसे और सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट के अंदर बैठकर जर्मनी चले जाना। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं भी तुम्हारे पीछे जर्मनी आ जाऊंगा, इसलिए प्लीज अपने लिए ना सही तो मेरे लिए जर्मनी चली जाओ। ये सुनकर एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो मैट को धक्के देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी मैट ने उसे शांत करवाया और कहा मेरा यकीन मानो मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब जल्दी से जाओ और जर्मनी मेरा वेट करना। फिर एना वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं टोबिन को जो अब अलेजांद्रो टाउन के अंदर आ चुका था। दरअसल टोबिन अपने एक 20 साल पुराने दोस्त वारगास के पास आया था। वारगास जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर था। टोबिन वारगास को कहता है मुझे नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली पासपोर्ट, नकली आईडी कार्ड तक बनवाना है और ये मुझे 1 घंटे तक चाहिए ही चाहिए। जिस पर वारगास ने कहा
मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये किस वजह से चाहिए, लेकिन क्या तुम गारंटी देते हो कि इससे मेरे परिवार को खतरा नहीं होगा? जिस पर टोबिन कहता है, देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहता, मेरे पीछे काफी ज्यादा खतरनाक लोग पड़े हैं और वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। जिस पर वारगास काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वारगास ने बातों ही बातों में वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स टोबिन के हवाले कर दिए। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फायर हुआ और वो सीधा वारगास को जा लगा। वारगास ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और जैसे नीचे आया तो एक किलर ने वारगास पर काफी ज्यादा फायर कर दिया, जिससे वारगास मारा जाता है। टोबिन भी ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए टोबिन तुरंत ही पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला और अलेजांद्रो टाउन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन वो किलर्स टोबिन पर चारों तरफ से फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मैट को, जो अलेजांद्रो टाउन के अंदर आ चुका था। मैट ने वहाँ पर फायरिंग को सुना और आवाज का पीछा करते करते टोबिन के पास पहुँच जाता है। टोबिन उन किलर्स से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है, लेकिन वो किलर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए टोबिन ने तुरंत ही मैट के ट्रक के अंदर बैठकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों जैसे टाउन से बाहर आते हैं तब जाके उनको जरा राहत की सांस मिलती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, क्योंकि अगले ही पल एक जोरदार जीप उनके ट्रक को जा टकराई, जिससे उनका ट्रक क्रैश हो गया। टोबिन और मैट अपने ट्रक से निकलकर बाहर एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनके पीछे उन्हीं किलर्स के दो आदमी पड़े हुए थे। मैट और टोबिन दोनों अलग अलग हो गए ताकि वो अलग अलग होकर उन किलर्स को जान से मार पाए, और होता भी ऐसा ही है। वो दोनों उन किलर्स पर काफी भारी पड़ते हैं और उनको एक ही पल के अंदर ढेर कर डालते हैं। लेकिन एक किलर ने टोबिन के पेट पर वार करके टोबिन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया, जिससे टोबिन को काफी गुस्सा आया और उसने उस किलर पर काफी ज्यादा बुलेट्स फायर कर दी। वो देखता है कि उसका काफी ज्यादा खून बहना स्टार्ट हो गया, इसीलिए वो काफी दर्द के अंदर मैट के पास आ जाता है। जहाँ पर मैट ने जैसे टोबिन की ये हालत देखी तो वो तुरंत ही उसे फार्मेसी पर ले गया। उसने जितना हो सके टोबिन के जख्म को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका जख्म काफी ज्यादा गहरा था। जिस पर टोबिन कहता है, बेटे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए प्लीज मेरी सलाह मानो। तो हमें कैनवास के अंदर मौजूद सेफ हाउस के अंदर जाना होगा। जैसे सीआईए को पता चलेगा कि मैं कैनवास के अंदर सेफ हाउस में हूँ, तो जो भी इस फाइल के पीछे पड़ा होगा वो खुद मेरे पास आएगा ताकि वो मुझे जान से मार पाए, और तभी हम उसे वहाँ पर पकड़ लेंगे और फिर इन फाइल्स को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। अगर हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो हमारे बचने का चांस 0% होगा, इसलिए जब तक मास्टरमाइंड मारा नहीं ना जाता तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ हम देखते हैं सीआईए का सीन, जहाँ पर डेप्यूटी सैमुअल मार्लो और कैथरीन पर गुस्सा कर रहा था। डेप्यूटी कहता है, जल्दी से जल्दी टोबिन फ्रोस्ट को ढूंढ निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं टोबिन फ्रोस्ट और मैट को, जो अब कैनवस के अंदर सेफ हाउस की तरफ निकल जाते हैं। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथरीन को, जो अलेजांद्रो टाउन के अंदर क्राइम सीन पर मौजूद थी। तभी उसे बार्लो का फोन आया, जो कैथरीन को कहने लगा, मुझे कैनवास के सेफ हाउस के बाहर मिलो, हमें पता चल चुका है कि टोबिन फ्रोस्ट कहाँ पर है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाना। मुझे तो लगता है कि हमारा डेप्यूटी ही गद्दार है, इसलिए अब जो करना है हमें ही करना है। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं टोबिन फ्रोस्ट और मैट को, जो कैनवास के सेफ हाउस के ठीक बाहर खड़े थे। उस सेफ हाउस के अंदर भी मैट जैसा ही एक सीआईए एजेंट सेफ हाउस की निगरानी कर रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आया तो मैट ने उसकी कनपट्टी पर गन रख के कहा, चलो हमें अंदर ले जाओ। और अंदर जाते ही मैट उसे ऐसा दिखाने लगा कि जैसे टोबिन फ्रोस्ट गद्दार ही है और मैट अभी भी सीआईए के साथ ही मिला हुआ है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं बार्लो को, जिसके पास कैथरीन आई और उसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि फाइल के अंदर क्या होगा, जिस फाइल के बारे में टोबिन फ्रोस्ट ने मैट से कहा था। ये सुनते ही बार्लो ने तुरंत ही गन निकाली और कैथरीन पर फायर करके उसे जान से मार डाला। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि गद्दार और कोई नहीं बल्कि बार्लो ही है। बार्लो ने कहा, सैमुअल मेरे इस काम पे काफी ज्यादा खुश होगा। यहाँ पे हमें एक और चीज का पता चला कि बार्लो और सैमुअल दोनों ही गद्दार हैं। इसी के साथ सीन यहाँ कट हो जाता है। यहाँ हम सेफ हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पे मैट अब उस आदमी से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी कहने लगा, मेरा नाम है केलर। केलर ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैट कहता है, जी हाँ जरूर दिखाओ। केलर ने कहा, वो जो सामने कैबिन नजर आ रहा है ना, उसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है। मैट जैसे ही कैबिन के पास गया तो केलर पीछे से मैट पर टूट पड़ा और उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर चलने वाली फाइट के दौरान केलर ने मैट के पेट में एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा घुसा दिया था, लेकिन मैट ने अपने दर्द पे काबू पाया और केलर को चोक करके उसे जान से मार डाला और फिर रेंगता हुआ काफी मुश्किल के साथ टोबिन के पास आ जाता है। उसने टोबिन को खोला और उसे कहने लगा, टोबिन मेरी फिक्र मत करो और यहाँ से निकल जाओ। मगर टोबिन कहता है, तुमने अब तक मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं? जिस पर मैट को अगले ही पल बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया और वो सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बार्लो को, जो अब मैट के पास आ चुका था। मैट अब एक बेड पर काफी बुरी हालत के अंदर पड़ा होता है। बार्लो ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। टोबिन ने तुम्हें मारा, फिर केलर को, और ना सिर्फ केलर को बल्कि उसने कैथरीन को भी जान से मार डाला। दोस्तों बार्लो को लग रहा था कि मैट उन्हीं की साइड पे है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो मैट और टोबिन की ही चाल है। बार्लो ने मैट से कहा, बताओ टोबिन फाइल के बारे में तुमसे
से क्या कह रहा था। मैट बार्लो की बात का जवाब दे पाता इससे पहले ही वहाँ पर उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर बार्लो और उसके 2 किलर्स हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी अपनी गन्स को लेकर अलर्ट हो गए, लेकिन तभी पीछे से टोबिन उन दोनों को एक एक करके जान से मार डालता है। टोबिन जैसे ही मैट के पास आया तो हमने देखा कि पीछे से बार्लो ने टोबिन के पेट पर शूट करके टोबिन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं मैट को जो अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी गन के पास आता है। बार्लो जैसे ही टोबिन के पास उसे जान से मारने को आया तो पीछे से मैट ने उसे शूट करके बार्लो को ही मार डाला और फिर मैट किसी तरह टोबिन के पास आ जाता है, जहाँ पर टोबिन अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उसे पहले भी गोली लगी थी और अब ये गोली। टोबिन कहता है, देखो मैट, हमारा ये सफर काफी अच्छा रहा, तुम ये कैप्सूल लो और उसे सुप्रीम कोर्ट को दे देना, मेरा बचना इम्पॉसिबल है। जिस पर मैट काफी दुखी हो गया। मैट कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। टोबिन ने कहा, जाओ यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि और किलर्स आ जाएं। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी मैट टोबिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसने तुरंत ही वो सभी के सभी प्रूफ्स सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीआईए के सभी करप्ट ऑफिसर्स को पूरी उम्र की सजा सुना दी। अब चूंकि बार्लो तो मारा जा चुका था तो पीछे बचा सैमुअल, और सैमुअल को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं मैट को, जिसे अब फुल टाइम सीआईए एजेंट बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।